हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 3 हमने लाइव क्लास में हम पढ़ चुके थे। चैप्टर 3 तो हम लाइव क्लास में पढ़ चुके थे, धातु एवं अधातु। लेकिन इस चैप्टर को हम जो वहाँ पर लाइव हो गया था, तो अब हमें इसका रिकॉर्डेड जो है वो ये रिकॉर्डेड बना रहा हूँ मैं, तो एक बार देख लेना। जिसको जो उस वक्त लाइव क्लास में नहीं आ पाया था या फिर जो रिवीजन के लिए क्लास देखना चाहता है तो वो ये क्लास देख लेना, ठीक है। इसमें ही मैं पूरा जो मैंने वहाँ पर पढ़ाया था वही मैं यहाँ पर पूरा पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 है ना, धातु एवं अधातु। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास हमें बहुत सारी धातु देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे पास हो गया लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, और क्या हो गया, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम और सोना, चांदी, है ना। ये सारी क्या है बेटा, धातुएं हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी क्या होती है, किसके साथ ये क्रिया करते हैं, किसके साथ ये क्रिया नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। और भौतिक गुणधर्म भी हमें देखने हैं कि इनकी अवस्था कैसी होती है, कौन इसमें ठोस होता है, कौन द्रव होता है ना। और इसमें हम अवस्था में भौतिक गुणधर्म में हम 2-3 चीज़ें और देखने वाले हैं, जैसे कि विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब कौन कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है और कौन कौन सी धातुएं विद्युत का चालन नहीं करती है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसका मतलब हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को अलग अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है वो देखेंगे, ठीक है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्या है, पहला है हमारे पास धात्विक चमक। पहला है धात्विक चमक। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ धातुएं, यहाँ पर लिखने वाला हूँ अधातुएं, ठीक है। ये हो गया हमारा धातु वाला पोर्शन, ये वाला हो गया अधातु वाला पोर्शन, ये हो गया, ठीक है। हाँ, पहला क्या पॉइंट लिखा है मैंने धात्विक चमक। धात्विक चमक का मतलब क्या है, धातुएं जो है वो कैसी होती है, चमकदार होती है। अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुएं कैसी होती है, चमकदार होती है। लेकिन अधातुएं जो है वो चमकदार नहीं होती है, वो चमक विहीन होती है। अब मैं अधातु की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि जैसे ही मैं अधातु नाम बोलूँ मतलब क्या रहेगा उसका मतलब रहेगा कि ये ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ। ये जो मैंने 2-3 जो लिखे हैं ना तत्व, ये क्या है, अधातु, ठीक है। तत्व को ही हमने तत्व को ही उनके गुणधर्मों के आधार पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो धातु और एक अधातु, ठीक है। धातु वाला पोर्शन यहाँ रहेगा। धातु है तो तुम्हें सबको पता है, धातु है तो बहुत सारी पता है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी क्या है बेटा, धातुएं हैं, ठीक है। अधातुओं में बात करें तो अधातु जैसे ही मैं बोलूँगा तो उसके अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, ऑक्सीजन, और क्या आएगा, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। ये ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों तो गैसें हैं, ये तीनों तो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन कार्बन भले हमें ठोस अवस्था में मिल जाता है, ठीक है। तो अधातु सब बोलूँगा, मैंने अधातु बोलूँ ना तो तुम्हारे दिमाग में फटाफट से एग्जाम्पल आ जाना चाहिए कि सर ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी अधातुएं होती है, लेकिन जो हम जानते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारी बुक के अंदर पेज नंबर 96 पर एक पूरी सारणी बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। वहाँ पर तुम्हें सब दिख जाएगा कि कौन कौन सी धातुएं होती है और कौन कौन सी अधातुएं होती है। वहाँ पर सारी अच्छे से बनाई गई है। वहाँ उस टेबल में अगर तुम देखोगे ना तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड में तो सारी धातुएं मिलेगी, राइट साइड में सारी तुम्हें मिलेगी अधातुएं, ठीक है। और बीच में से सीढ़ियाँ बनी होगी,
बीच में ऐसा कलरफुल कलर में सीढ़ियाँ बनी होगी, सीढ़ियों टाइप बनी होगी, तो वो बीच में जो रहेगी वो उपधातुएं रहेगी। जो बीच में जो रहेगी वो क्या रहेगी? उपधातुएं। इसका मतलब वो धातुएं के जैसे भी बिहेव करती है और अधातु के जैसे भी बिहेव करती है। उपधातुएं क्या होती है? जो धातु के जैसे भी बिहेव करेगी और अधातु के जैसे भी बिहेव करेगी। क्लियर है बात सबको? चलो, तो मैंने क्या बोला? हाँ, मैंने बता दिया कि पेज नंबर 96 पे तुम्हें पूरी टेबल मिल जाएगी धातु अधातु की। और मैंने बोला धातुएं लेफ्ट में रहेगी, अधातुएं राइट में रहेगी, और बीच में जो मिलेगी तुम्हें, जो थोड़ी सी कलरफुल रहेगी, वो मिलेगी तुम्हें उपधातु में। ठीक है? उपधातु का मतलब जिसके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जिसके गुण जो है वो कुछ धातु से मिलेंगे और कुछ अधातु से मिलेंगे। ठीक है? चलो, अब हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु में अंतर। अंतर में मैंने बता दिया पहला धात्विक चमक के बारे में। धात्विक चमक के बारे में क्या बताया? कि धातुएं सामान्यतः चमकदार होती है। और यह क्या होती है? चमक विहीन होती है। ठीक है? चलो, अधातु में क्या होती है? चमक विहीन होती है। क्लियर बात? और अधातु में कौन कौन सी आ गई बेटा? ऑक्सीजन आ गई, क्लोरीन आ गई, ब्रोमीन आ गई, कार्बन भी आ गया। ठीक है? अब हम बात करते हैं अवस्था की। धातुएं सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है? धातुएं सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में दिखने को मिलती है हमारे आसपास। एल्यूमिनियम भी ठोस है, आयरन भी ठोस है। ठोस मतलब सॉलिड। ठीक है? आयरन हो गया, अपने एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया ना। तो सारी ज़्यादातर धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो हम लिखेंगे यह सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें एक अपवाद है बेटा। अपवाद मतलब इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? पारा, या फिर इसको हम मरकरी भी बोलते हैं। मरकरी को छोड़कर, या मरकरी बोल दूं या फिर मैं पारा बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है? पारा या मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। पारा या मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं हमें ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है? चलो, यहाँ तक सबको बात क्लियर है। हाँ, अधातु की बात करें तो अधातु जो है ना, सामान्यतः मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कैसे होती है? ये तो गैस होती है। कार्बन कैसा होता है? कार्बन ठोस होता है। तो ये ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? यह सामान्यतः ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती है। और इसमें भी एक अपवाद है। इसमें भी एक अपवाद है। ठीक है? मैं काम करता हूँ, अपवाद को ना मैं इस पेन से लिखता हूँ, ब्लू पेन से, ताकि तुम्हें याद रहेगा। अपवाद, इसमें अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं। अपवाद से फिलअप बनते हैं छोटे छोटे, एक एक नंबर के। और इसका अपवाद क्या हो गया? इसका अपवाद आएगा बेटा ब्रोमीन, जो कि, हाँ, ब्रोमीन लिक्विड में होता है ना। मैंने पहले गैस बोल दिया होगा गलती से, लेकिन ब्रोमीन जो है ना वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अवस्था की बात करूँ, सामान्यतः सारी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। सारी धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो अधातुएं होती है वो ठोस या गैस अवस्था में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अब इसमें अपवाद कौन है? पारा, जो कि द्रव अवस्था में मिलता है हमें।
जो कि हमें द्रव अवस्था में मिलता है, और इसमें अपवाद क्या है, ब्रोमीन, जो कि हमें द्रव अवस्था में मिलता है। ये सारी ठोस रहेगी, ये सारी ठोस रहेगी, किसको छोड़कर, पारा को छोड़कर, जो कि द्रव रहेगा। ये सारी ठोस या गैस अवस्था में मिलेगी, किसको छोड़कर, केवल ब्रोमीन को छोड़कर, जो कि हमें द्रव अवस्था में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनिकता की। अब बात करते हैं ध्वनिकता की। ध्वनिकता मतलब क्या होगा, देखो, ध्वनिकता मतलब जब हम धातुओं की टक्कर करवाएंगे, जब हम धातुओं की टक्कर करवाएंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, उसमें से ध्वनि निकलेगी। हाँ, निकलेगी। ध्वनि निकलेगी मतलब इसका मतलब धातुएं जो है वो ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित करेगी, धातुएं ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित करेगी, सिंपल सी बात है। तो यह गुण प्रदर्शित करती है, लेकिन अधातुएं यह गुण प्रदर्शित नहीं करती। रिपीट कर रहा हूँ, ध्वनिकता का मतलब है कि जब हम धातुओं की टक्कर करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें से आवाज़ उत्पन्न होगी, और धातुओं का यही गुण क्या कहलाता है, ध्वनिकता कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब धातुएं यह गुण प्रदर्शित करने वाली है, अधातुएं यह गुण प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं, लास्ट पॉइंट। इसके बाद एक और है, फोर्थ पॉइंट के बाद एक और है। हाँ, आघात वर्ध्यता और तन्यता को तुम अलग अलग भी लिख सकते हो चाहो तो। आघात वर्ध्यता और तन्यता को तुम अलग अलग पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट बढ़ाने हो तो। ठीक है, लेकिन पॉइंट कम करने हैं तुम्हें तो तुम क्या कर सकते हो, आघात वर्ध्यता और तन्यता को साथ में ले लेना। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। आघात वर्ध्यता का मतलब देखो, नाम से ही पता लग रहा है, आघात मतलब उस पर हम आघात करने वाले हैं। आघात करने वाले मतलब उसको पीटने वाले हैं। तो अगर हम धातुओं को पीटेंगे, अगर हम धातुओं को हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, उसकी वो पतली शीट में बदल जाएगी, उसकी एक पतली चादर बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। तो धातुएं जो है, धातुओं को पीट पीट कर हम उन्हें चादर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं को पीट पीट कर उन्हें चादर के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, और धातु का यही गुण क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता समझ में आया सबको क्या होता है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि धातुओं को जब हम पीटेंगे तो उनकी पतली शीट बन जाएगी, उनकी पतली शीट बन जाएगी, और यही गुण धातुओं का कहलाता है आघात वर्ध्यता। ठीक है, अब मैंने बोल दिया धातुओं का यही गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है, इसका मतलब धातुएं यह गुण प्रदर्शित करेगी। धातुएं जो है वो आघात वर्ध्यता का गुण प्रदर्शित करेगी, लेकिन अधातुएं यह गुण प्रदर्शित नहीं करेगी। अधातुओं को हम पीट पीट कर उनको पतली चादर के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लास्ट गुण क्या है, लास्ट है तन्यता। अब तन्यता का मतलब भी समझो ध्यान से। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को जब हम खींचेंगे, धातुओं को जब हम खींचेंगे तो धातुओं को हम खींचकर उनको पतले तार के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, कि धातुओं को हम खींचकर उसके पतले तार बना सकते हैं, उसको पतले तार के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो धातु का यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। धातु का यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। सिंपल सी बात है, धातुओं को जब हम खींचेंगे, मतलब ऐसे नहीं खींचेंगे डायरेक्ट, उसको गर्म करने के बाद, है ना, वैसे तो खिंचाएगी नहीं धातु, वैसे तो खिंचाएगी नहीं धातु, है ना। तो उसको गर्म करने के बाद जब हम खींचेंगे तो धातुओं से हम तार प्राप्त कर सकते हैं। धातुओं को हम खींचकर उनको पतले तार के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं,
और धातु का यही गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें भी यही आ जाएगा कि धातुएं यह गुण प्रदर्शित करती है लेकिन अधातुएं यह गुण प्रदर्शित नहीं करती। तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर के जैसे। चलो, तो पांचों पॉइंट क्लियर है सबको? फिर से रिपीट करते हैं फटाफट से। पहला बोला मैंने धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब धातुएं चमकदार, अधातुएं चमक विहीन। ठीक है, लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक अपवाद भी है। फर्स्ट वाले में अपवाद है जो मैं भूल गया था, इसमें अपवाद है बेटा आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। आयोडीन के साथ साथ यहाँ पर हीरा भी ले सकते हैं हम। हीरा जो है वो बना होता है कार्बन से। हीरा किससे बना होता है? कार्बन से। और कार्बन क्या है? कार्बन है अधातु। तो हीरा अधातु होते हुए भी चमकता है। वैसे तो सारी अधातुएं क्या होती है? चमकदार नहीं होती है, लेकिन उसमें अपवाद कौन है? किसको छोड़कर? हीरा और आयोडीन को छोड़कर। वो क्या है? उसमें अपवाद है। चलो ठीक है, अवस्था के बारे में हमने बात कर ली कि सामान्यतः धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसको छोड़कर? पारा को छोड़कर। अधातु की बात करें तो यह ठोस या गैस अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन ब्रोमीन जो रहेगा वो द्रव अवस्था में हमें मिलेगा। ठीक है, ध्वनिकता की बात करें, ध्वनिकता की बात करें तो धातुओं की जब हम टक्कर करवाएंगे तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न होगी। धातु का यही गुण क्या कहलाएगा? ध्वनिकता कहलाएगा। ठीक है भैया। अधातु की बात करें, अधातु यह गुण प्रदर्शित नहीं करने वाली है, यानी कि अधातु की जब हम टक्कर करवाएंगे तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है भैया, 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट क्या है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या है कि जब हम धातुओं को पीटेंगे तो उनको हम पतली चादर के रूप में प्राप्त कर पाएंगे। उनको हम पतली चादर के रूप में प्राप्त कर पाएंगे, उसकी पतली शीट बना पाएंगे हम धातु की। देखी होगी ना तुमने कॉपर की, वो कॉपर का पतरा देखा? पतरा कॉपर का पतरा, लोहे का पतरा। तो उसको क्या किया हमने उसको पीट कर उसका चादर बना दी, उसकी पतली शीट बना दी, शीट। ठीक है, चलो। अधातु को अधातु में ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तन्यता का मतलब धातुओं को हम खींचेंगे तो उनको हम पतले तार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धातु का यही गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो धातु यह गुण प्रदर्शित करेगी, मतलब धातुओं का यही गुण तन्यता कहलाता है। धातुओं का यही गुण तन्यता कहला रहा है, इसका मतलब धातुएं यह गुण प्रदर्शित करेगी, बट अधातु ये गुण प्रदर्शित नहीं करेगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हम 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम ही था ना, लेट मी चेक, मैं भूल गया, 1 ग्राम ही था ना, हाँ 1 ग्राम सोने के 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब केवल मतलब 1 ग्राम सोने से कितना कम होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार प्राप्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा तन्य होता है सोना। तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सोने में होता है। 1 ग्राम सोने से सोच लो तुम 2 किलोमीटर लंबा कितना होता है? सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार प्राप्त कर सकते हो। तो सोना जो है ना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो, हाँ, तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। छठे पॉइंट पर आते हैं। छठे छठा पॉइंट क्या था? चालकता। ये तो नोट कर लिया होगा ना? वैसे तो मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रिवीजन करने के लिए तुम इस पर पढ़ सकते हो। जो उस वक्त नहीं आ पाया था लाइव क्लास में, अब आना तो सबको चाहिए था वैसे, पर तुम्हारे लिए ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी कि भैया कोई नहीं आ पाया या फिर किसको रिवाइज करना है तो ये लेक्चर देख लो। और क्या, डबल पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, देख लो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर ऑफलाइन क्लास चलती तो वहाँ पर तो हिंदी मीडियम में मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ता और इंग्लिश मीडियम में भी 2 बार। तो यहाँ पर कम से कम एक ही बार में चल रहा काम। ठीक है, चलो। हाँ, धातु की बात कर ली, चलो ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं, हाँ इसी की बात चल रही है अभी। 5वां पॉइंट था ना हमारा, छठा पॉइंट चालकता। चालकता की बात कर लेते हैं। धातुएं जो होती है ना बेटा, सबको पता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है बेटा? सुचालक कह सकते हैं, हाँ ये रहा। धातुएं विद्युत की सुचालक, चालक नहीं चालक होती है। मतलब धातुओं में हम विद्युत धारा, धातुओं में हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। मतलब कहना क्या, ऐसा कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि धातुएं विद्युत का चालन करती है, मतलब वो उसमें उसके अंदर करंट फ्लो कर जाता है। इसीलिए तो हम कॉपर जो धातु होती है उसको तार के जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर की तो तार इस्तेमाल करते हैं हम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन अधातुएं क्या होती है? अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है भैया। अब इसमें कोई अपवाद था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कौन था अपवाद? ग्रेफाइट था, हाँ। अधातु के अंदर क्या था? अधातु के अंदर अपवाद था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, अब तुम्हें पता नहीं होगा ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है ना, तुम्हारी जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल से तुम लिखते हो, उसमें जो रिफिल होती है, उसमें रिफिल होती है ना, वो जो नोक होती है ना आगे, वो अंदर पूरी जो ब्लैक ब्लैक, वो क्या होता है? वो होता है ग्रेफाइट। वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और वो किससे बना होता है? वो बना हुआ होता है कार्बन से। वो किससे बना होता है बेटा? कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपरूप है। तो कार्बन से बना हुआ है, इसका मतलब अधातु है। कार्बन से बना हुआ है, इसका मतलब अधातु है। लेकिन अधातु होते हुए भी वो विद्युत का चालन कर रहा है, इसका मतलब वो अपवाद में आ गया। अपवाद में आ गया क्योंकि अधातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है, यहाँ तक बात सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। चालकता हो गया, बस 6 पॉइंट बहुत है। और क्या इसके? 6 पॉइंट बहुत है, ठीक है। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऊष्मा जो होती है ना, धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की सुचालक तो होती है, लेकिन ऊष्मा की भी सुचालक होती है। और अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की सुचालक का मतलब क्या है? ऊष्मा की सुचालक का मतलब ये है बेटा कि तुम्हें ना एक आयरन का पाइप लेना, ठीक है, या फिर आयरन की रोड ली तुमने ना। ये मान लो आयरन की रोड है, आयरन की क्या है? छड़ है, लोहे की छड़ है, ठीक है। तुम उसको यहाँ से गर्म कर रहे हो बहुत देर से, ठीक है। तुम यहाँ से इसको गर्म कर रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ पर तुमने उसको गैस पे गर्म कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो धीरे 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 यहाँ तक, तुम्हारा हाथ तक वो छड़ गर्म हो जाएगी क्या? तुम्हारे हाथ तक वो छड़ गर्म हो जाएगी क्या? हाँ, हो जाएगी। तो इसका मतलब धातु के अंदर ऊष्मा का चालन हो रहा है क्या? धातुओं के अंदर ऊष्मा का चालन हो रहा है। इसका मतलब धातुएं ऊष्मा की भी क्या होती है? सुचालक होती है, ठीक है। चलो यहाँ ठीक है, 6 पॉइंट ही बहुत है इसमें मेरे हिसाब से। 6 पॉइंट में समझा दिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इन्हों में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है इस पर कि धातु और धातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर बताइए। तो हम पूरा बता देंगे कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो आघात वर्ध्यता और तन्यता की परिभाषा मैं लिखवा देता हूँ, ताकि तुम्हारे एग्ज़ाम में कभी आ जाए तो तुम उसको गलत ना करो, या फिर मैंने से बोली ना अभी तो मैं लिखवा देता हूँ उसको। इसको रेफर रहा हूँ मैं, ठीक है। आघात वर्ध्यता,
और एक और परिभाषा आती है तन्यता की। आघातवर्धकता का मतलब क्या है? धातुओं को पीट पीट कर उनको पतली चादर के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघातवर्धकता कहलाता है। वैसे तो ये नोट्स में भी मिल जाएगा तुम्हें और अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर की लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तन्यता की बात करें, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है, ठीक है। धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक पॉइंट रह गया बेटा, ध्वनिकता, है ना। आघातवर्धकता बता दिया, तन्यता बता दिया, ध्वनिकता रह गया। ध्वनिकता देख लो फटाफट से। धातुएं कठोर सतह से टकराने के पश्चात आवाज उत्पन्न करती है, ठीक है भैया। और धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? धातुओं का यह गुण ध्वनिकता कहलाता है। सिंपल है, समझाना है कुछ नहीं, इसमें समझा चुका हूँ मैं, पहले नोट कर लो फटाफट से। चलो हमने अब तक देख लिया कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म हमने देख लिए। अब आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पर। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पर आते हैं तो पहला पॉइंट रहेगा इसमें धातुओं का वायु में दहन। क्या था? धातुओं का वायु में दहन। धातुओं का वायु में दहन, तो सारी हमने उसकी भौतिक गुणधर्म थे वो हमने सारे देख लिए। तो अब हम आ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म पर। रासायनिक गुणधर्म हम सारे एक एक करके देखते जाएंगे। यानी कि हम वायु में जलाने पर, वायु में जब जलाएंगे धातुओं को तब क्या होगा, जब हम उनकी अभिक्रिया अम्लों के साथ करवाएंगे तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें जल के साथ करवाएंगे तब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं रासायनिक गुणधर्म के अंदर। सबसे पहले हम देख रहे हैं जब हम इसका करेंगे वायु में दहन। तो वायु में दहन की सबसे पहली अभिक्रिया बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने बताई थी चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जो हमारे साइंस की सबसे पहली अभिक्रिया थी,
वो थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ArO। अभिक्रिया को बैलेंस भी कर ही लेते हैं। ये याद आ रहा है कुछ? जब हमने मैग्नीशियम को जलाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि जब हमने मैग्नीशियम का वायु में दहन किया था, तब क्या बना था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया था। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया था। ठीक है, तो यही बात उसमें होने वाली है हमारे धातुओं के अंदर, कि धातुएं भी जब जलेगी ना वायु में, धातुएं भी जब जलेगी वायु में, तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगी। वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगी। धातुओं को जब हम जलाएंगे तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? चलो, यहाँ तक सबको क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, चलो। ऐसे ही एक और अभिक्रिया लिख देता हूँ मैं, कॉपर की। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा बेटा? कॉपर को जब हम जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, कॉपर को जब हम जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर का ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा लो, यहाँ पर भी 2 लगा लो। ठीक है, सोडियम भी ऐसे जलता है, पोटेशियम भी ऐसे जलता है। तो ज़्यादातर सारी धातुएँ जो होती है ना, जब हम उसको वायु में जलाएंगे तो वो उसके ऑक्साइड में बदल जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। धातुओं के वायु में दहन पर क्या होता है? उनका ऑक्साइड बन जाता है। हाँ, चलो, एक बात और मुझे बतानी थी यहाँ पर। ये तो टॉपिक अब हम ये जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो इससे अलग है। क्या बता रहा हूँ कि एक चीज़ याद रखना, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो होती है, ये तीनों धातुएं बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। ये तीनों धातुएं क्या होती? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, और इतनी ज़्यादा मुलायम होती है कि इन्हें हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम याद रखना बस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, चाकू से आसानी से हम कौन सी धातु काट सकते हैं? सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, और हाँ, सोडियम और पोटेशियम जो है ना, उसके बारे में और बता देता हूँ। चलो, सोडियम और पोटेशियम जो है, उन्हें हम खुले में ऐसे ही नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं, बहुत जल्दी क्रिया करती है, और इतनी जल्दी क्रिया करती है कि जो वायु में जो पानी की मात्रा, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी के कण होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर का क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्द्रता। हाँ, जो वायुमंडल में जो आर्द्रता मौजूद है उससे क्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है सोडियम और पोटेशियम। मतलब खुले में रखोगे ना तो हो सकता है वो आग पकड़ ले। अगर थोड़ी सी आर्द्रता हुई ना वायुमंडल में तो आग भी पकड़ सकती है, इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है सोडियम और पोटेशियम। तो इससे भैया, तो इसके लिए अब क्या करें? इसके लिए सोडियम और पोटेशियम को फिर केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में उसको डुबो कर रखा जाता है ताकि वो वायुमंडल के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो याद रखना, सोडियम को भी सिंपल है। सोडियम को भी जब हम जलाएंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो उसका भी ऑक्साइड ही बनेगा। उसका भी क्या बनेगा? ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है ना, उसका भी क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड ही बनेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना? अब बैलेंस है। उसका भी ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन याद रखना सोडियम को जलाने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। पानी में डालेंगे ना, तो वैसे पानी में डालेंगे ना तो उसमें आग लग जाती है सोडियम में। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं ना कि पानी में डालोगे ना तो उसमें आग लग जाती है सोडियम पोटेशियम में। तो हम बात करेंगे जब हम जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी। ठीक है, अभी तो मैंने ये बता दिया कि
धातुएं वायु में जब जलती है ना तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे नहीं बढ़ते, मतलब अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।